हेलो स्टूडेंट्स, और आ गए आपके लिए लेके इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का नया लेक्चर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था डायपोल्स के बारे में कि डायपोल्स क्या होते हैं, डायपोल्स कैसे बनते हैं, और हमने एक बहुत प्यारी सी डेरिवेशन की थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। आज बच्चों हम दो टॉपिक पढ़ेंगे, एक तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और एक हम फाइंड करेंगे किसी भी जनरल पॉइंट पे आपका कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल की वजह से। तो देखो बच्चों, सबसे पहले समझना पड़ेगा इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है। ध्यान से सुनो। मेरे पास एक डायपोल है इस तरीके से। ये डायपोल का पहला चार्ज हमेशा नेगेटिव होता है, हमेशा तो नहीं, जनरली नेगेटिव होता है। ये दूसरा चार्ज, ये दोनों के बीच की डायपोल लेंथ, ये आधी डायपोल लेंथ ए, ये आधी डायपोल लेंथ है। ठीक है। अब इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अगर मैं इस डायपोल के ऊपर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूं। बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या? परपेंडिकुलर यानी डायपोल लेंथ से 90 डिग्री हो, परपेंडिकुलर यानी कि डायपोल लेंथ से 90 डिग्री हो, और बाइसेक्टर मतलब डायपोल को बीच में से क्या करे, डिवाइड। अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कोई भी पॉइंट सिलेक्ट करता हूं, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पॉइंट। तो मान लो ये एक इक्वेटोरियल पॉइंट है P, इस जगह पर मुझे क्या फाइंड करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, ये जो है मिड पॉइंट से मैंने माना कि x डिस्टेंस दूरी पर है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज अज्यूम कर लिया। अब ये जो पहला चार्ज है नेगेटिव, इसके लिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी रेडियली इनवर्ट्स थीटा एंगल पे, और फर्स्ट चार्ज है इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, E1 कह दिया। ठीक है। सिमिलरली जो प्लस वाला आपका चार्ज है, प्लस वाला आपका जो चार्ज है, इसके लिए जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी? इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगी रेडियली आउटवर्ड्स, इस तरह से। इसको मैंने क्या कह दिया, E2। ये भी एंगल कितना होगा, थीटा, है कि नहीं? अच्छा, अब समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल्स पर है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल्स पर होते हैं तो हम उनके क्या बनाते हैं, कंपोनेंट्स बनाते हैं। सबसे पहले E1 के कंपोनेंट बनाते हैं। E1 का एक कंपोनेंट तो बच्चों यहाँ आ जाएगा, है ना, जिसको हम क्या बोलेंगे, E1 cos थीटा। क्यों बोलेंगे सर? क्योंकि ये थीटा है तो ये z बन गया, ये z बन गया तो ये भी थीटा हो गया, और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, cos कंपोनेंट होता है, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। ठीक। अब E1 का जो साइन कंपोनेंट आएगा बच्चों, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, क्या, E1 साइन थीटा। अब E2 को देखो, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, थीटा। बहुत बढ़िया। अब जरा ध्यान से देखो, E2 का भी जो कंपोनेंट इधर आ गया थीटा के साथ, वो क्या हो जाएगा, E2 cos थीटा, और E2 का जो कंपोनेंट ऊपर जाएगा ये क्या हो जाएगा, E2 sin थीटा। अब आपको बच्चों क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि E2 cos थीटा जो है वो तो एक तरफ है, और E1 E2 cos थीटा जो है वो एक तरफ है, और E1 E2 sin थीटा जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब साइन वाले कंपोनेंट यहाँ पे ऑपोजिट में है। एक चीज और देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस कितनी है, A, ये डिस्टेंस क्या है, X। अगर बेस सेम है, परपेंडिकुलर सेम है, तो दोनों के हाइपोटेनस भी सेम होंगे, तो दोनों के हाइपोटेनस को मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल r से। मतलब अब चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर है, डिस्टेंस भी बराबर है, तो मतलब दोनों चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी बराबर होगी। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, here magnitude of E1 is equals to magnitude of E2 is equals to KQ by small r square, है ना। अब ध्यान रखना, ये जो स्मॉल r square है हमने अभी अपनी तरफ से डिफाइन किया, इसको आगे चेंज करेंगे। ठीक। अब देखो, also due to same magnitude and opposite direction the horizontal component of electric field will cancel each other। अब मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लिख दिया, हॉरिजॉन्टल नहीं, कौन से वाले कैंसिल हो रहे हैं, वर्टिकल वाले। कौन से वाले हो रहे हैं, वर्टिकल वाले, है ना। साइन वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं ना, साइन वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। तो यहाँ जो बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, और डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स will get
एडेड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है बच्चों वो क्या हो जाएंगे, ऐड। तो दैट एम्प्लॉइज बहुत सिंपल है, जो हमें ई नेट मिलेगा बच्चों, ई नेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, है कि नहीं। अब जरा ध्यान देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन E1 और E2 बराबर है, फ्रॉम इक्वेशन वन मैग्नीट्यूड ऑफ E1 और मैग्नीट्यूड ऑफ E2 जो है जो बराबर है, तो सिंपली आप क्या लिख सकते हो, ई नेट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको नेट की जगह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रख लो, याद रहेगा अच्छे से। तो ई नेट हमारे पास कितना हो जाएगा, E1 और E2 बराबर है, तो ये क्या हो गया आपका 2E cos थीटा, और E की जगह आप क्या लिख सकते हो, E की जगह आप रख सकते हो KQ अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, और cos थीटा की जगह क्या रख सकते हो, देखो इधर cos थीटा आपका क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस अगर ट्राइंगल में देखें या इस ट्राइंगल में देखें तो बेस क्या है, स्मॉल a, हाइपोटेनस क्या है, स्मॉल r। तो cos थीटा की जगह आप क्या रख सकते हो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस स्मॉल a हो गया और आपका हाइपोटेनस स्मॉल r हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, स्मॉल a अपॉन स्मॉल r। कोई दिक्कत, बहुत बढ़िया। अच्छा अब देखो जरा हियर, बहुत इंपॉर्टेंट बात, Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या बन जाएगा आपका P। आपको अच्छे से पता है, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत बढ़िया से बात की थी कि Q इंटू 2A जो आपका होता है वो आपका क्या होता है, डायपोल मोमेंट। क्या होता है, डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ बन गया हमारे पास KP अपॉन आर क्यूब। क्या बन गया हमारे पास, KP अपॉन आर क्यूब। इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2, KP अपॉन आर क्यूब, इसको दे लेंगे इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो स्मॉल r है वो स्मॉल r हमने अपनी तरफ से डिफाइन किया है, और जो चीज हम अपनी तरफ से डिफाइन करते हैं उसको हम आंसर में नहीं रखते। तो अब आर क्यूब को चेंज करना पड़ेगा। तो आर क्यूब को कैसे चेंज करेंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आ जाओ, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम PGT, मैं यहाँ पे हाइपोटेनस है ना उसको लिख सकता हूँ ना, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इतना तो आप सभी को आता है। अच्छा यहीं से r की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, और रूट के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, पावर 1/2। इसको दे लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज इक्वल्स टू KP अपॉन, नीचे देखो यहाँ r क्यूब है, r क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर इंटू r। r क्यूब को आप क्या लिख सकते हो, इस r क्यूब को लिख सकते हो ना r स्क्वायर इंटू r। r स्क्वायर की आप वैल्यू क्या पुट करोगे, r स्क्वायर की आप वैल्यू पुट करोगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और r की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, r की वैल्यू पुट करोगे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो नीचे हमारे पास बेस सेम आ जाएगा। देखो मैं लिख देता हूं, एक तो मैं लिख लेता हूं x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और एक क्या लिख लेता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की होल पावर 1/2। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1/2 है, बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, और 1 प्लस 1/2 आपकी कितनी हो जाएगी, 3/2। तो ये क्या हो गया आपका x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के होल पावर 3/2। अब देखो बच्चों, जेन्युइनली आपका आंसर तो यही है, जेन्युइनली जो आपका आंसर है वो तो यही है, लेकिन आपको पता है कि हम यहाँ पे एक अजम्पशन लेने वाले हैं। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो आपको पता है हम यहाँ पे एक छोटा सा अजम्पशन लेंगे। क्या अजम्पशन लेंगे कि एस जो x है वो बहुत बड़ा होगा, किसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में। x जो है वो बहुत बड़ा होगा, क्यों, मैंने आपको पहले बताया ये इक्वेटोरियल पॉइंट कहां तक हो सकता है, इंफिनिटी तक हो सकता है, लेकिन a की वैल्यू 2a जो डायपोल लेंथ होता है उसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर से छोटी होती है, तो a तो उसका भी आधा हो गया। तो x के कंपैरिजन में a हमेशा आपको कैसा नजर आएगा, लगभग 0 के बराबर ही नजर आएगा। तो हम कह सकते हैं a ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। अब a 0 हो गया तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, नीचे x क्यूब आ जाएगा। तो हमारे पास E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या निकल के आ गया, KP अपॉन x क्यूब। ये आ गया मैग्नीट्यूड बच्चों, ये क्या आ गया, मैग्नीट्यूड। लेकिन अब एक ध्यान रखने वाली बात है इसके वेक्टर फॉर्म में। किसमें, वेक्टर फॉर्म में। देखो जरा, इसका जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे, इसका जब आप वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो इसका वेक्टर फॉर्म कैसे लिखोगे उसको समझना पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, जब हमने एक्सियल पॉइंट वाली डेरिवेशन की थी, -q प्लस q, यहाँ पे हमने p पॉइंट रखा था, तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस थी, और यहाँ पर जो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो भी आउटवर्ड थी, बाहर की तरफ थी। हमने E2 - E1 किया था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, तो वेक्टर फॉर्म में हमने सीधा 2kp अपॉन x क्यूब लिख दिया था। पर यहाँ क्या दिक्कत है कि डायपोल मोमेंट तो बच्चों इस तरफ होगी,
नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो तो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि इवन cos थीटा इनटू cos थीटा तो इधर है, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट। तो अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, इसलिए E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा तो क्या लिखना पड़ेगा, KP वेक्टर अपॉन x क्यूब, लेकिन कैसा, नेगेटिव। KP वेक्टर अपॉन x क्यूब, लेकिन कैसा, नेगेटिव। बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके बाद 2 पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, वो मैं आपको और बता देता हूं कि मान लो आपसे क्वेश्चन में इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो और एक्सियल पे पूछी हो, या फिर एक्सियल पे दी हुई हो इक्वेटोरियल पे पूछी हो, तो आप क्या लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इक्वेटोरियल पॉइंट। देखो मुझे पता है E एट एक्सियल कितना आया था हमारा, 2kp अपॉन एक्स क्यूब। अच्छा, E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कितना आया, KP अपॉन एक्स क्यूब। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं, क्लियरली जो E एट एक्सियल है, E एट एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, एक्सियल पॉइंट पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, क्योंकि एक्सियल पे दोनों कंपोनेंट यूज होते हैं और इक्वेटोरियल पे साइन वाले कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट यूज होता है, कॉस वाला, इसलिए वैल्यू कम आती है, इंटेंसिटी कम आ जाती है। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो EA वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, 2kp वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब, और E एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस KP अपॉन एक्स क्यूब। तो अगर वेक्टर फॉर्म में हम देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, EA वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये आपका वेक्टर फॉर्म का रिलेशन है। क्लियर है? तो बस ये अगर आपको ध्यान है, और इन दोनों टॉपिक्स पे डेरिवेशन भी पूछी जाती है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे अगर ये आपको फॉर्मूले याद है तो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब बच्चों नेक्स्ट जो हम देखने जा रहे हैं ना, वो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। मान लो कोई ऐसा पॉइंट हो जो ना तो इक्वेटोरियल हो और ना ही कैसा हो, ना ही आपका एक्सियल हो, मतलब इक्वेटोरियल और एक्सियल के बीच में कहीं लाई करता हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट। ये बच्चों बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है, देखो निहायत ही इजी। यहां पे मैं एक डायपोल ले रहा हूं, ये आपका माइनस क्यू, या आपका प्लस क्यू, और ये आ गया आपका मिड पॉइंट ओ। ये डिस्टेंस आपको पता है ए, ये डिस्टेंस भी आपको पता है ए। मान लो किसी थीटा एंगल के ऊपर इस जगह पर एक्स डिस्टेंस पे किसी थीटा एंगल के ऊपर एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, यहां निकालना है। अब ये पॉइंट तो बच्चों ना तो एक्सियल है और ना ही बच्चों ये पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल है। तो आप कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। देखो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमें पता है, ये P वेक्टर है, तो P के यहाँ से 2 कंपोनेंट बनेंगे बच्चों। जो P का कंपोनेंट थीटा के साथ आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, P cos थीटा। एक कंपोनेंट आपके थीटा से 90 डिग्री पे आएगा इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, P sin थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा, P cos थीटा के लिए ये वाला जो बच्चों पॉइंट है किसकी तरह बिहेव करेगा, एक्सियल पॉइंट के लिए। सर क्यों करेगा, क्योंकि P cos थीटा की डायरेक्शन भी यही है और इस लाइन पर ही ये P पॉइंट है। लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सियल पॉइंट। तो मतलब P cos थीटा के लिए जो ये पॉइंट है वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो एक्ट करेगा आपके एक्सियल पॉइंट की तरह। अब जो P sin थीटा है उससे ये 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पर है, मतलब P sin थीटा जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट वाले की तरह एक्ट कर सकता है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर सकता है। लेकिन दिक्कत सिर्फ ये है कि P sin थीटा का डायपोल मोमेंट अगर इस तरफ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी। अभी अभी हमने देखा था कि जब इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो डायरेक्शन क्या रहती है, अपोजिट रहती है ना। तो मतलब कि x की वजह से तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी E ड्यू टू E एट एक्सियल, P sin थीटा की वजह से भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इधर की तरफ, इसको हम लिख सकते हैं E ड्यू टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और इन दोनों के बीच में बच्चों क्या आ जाएगा, इन दोनों की वजह से बीच में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बस ये रिजल्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, हमारा काम हो गया। कैसे कैलकुलेट करोगे, इजिली, क्लियरली फ्रॉम फिगर ER वेक्टर is equals to EA vector plus
ई ड्यू हैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस हमारा खत्म है। ई आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ई ए की वैल्यू रखो। ई ए की वैल्यू क्या रखोगे, हमने पता है एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू क्या होती थी, एक्सियल पॉइंट पे वैल्यू होती थी 2kp अपॉन एक्स क्यूब। लेकिन जब वो वैल्यू तब होती थी जब डायपोल मोमेंट क्या होता था, p। यहाँ पे डायपोल मोमेंट क्या है, p cos थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर, ये हो गया आपका a स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर यानी kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब इंटू kp sin थीटा अपॉन एक्स क्यूब cos थीटा, और थीटा की जगह कितना 90 डिग्री, थीटा की जगह कितना 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों कंपोनेंट्स के बीच में एंगल कितना होता है 90 डिग्री। तो cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, cos 90 आपका हो गया 0। तो cos 90 0 हो गया, तो ये वाली जो पूरी टर्म है ये खत्म हो गई। क्या बचा, ई आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, इधर देखो यहां से क्या क्या कॉमन आ सकता है, पहले कॉमन निकालो। देखो k के ऊपर स्क्वायर है, p के ऊपर स्क्वायर है, x क्यूब के भी ऊपर स्क्वायर है, यहाँ पर भी k के ऊपर स्क्वायर है, p के स्क्वायर है और x क्यूब के भी ऊपर स्क्वायर है। ये वाली टर्म तो आपको पता ही है, ये वाली पूरी टर्म तो 0 हो ही गई। तो अब यहाँ पर मैं कॉमन, अब बाहर कॉमन निकाल लेता हूँ रूट से, k p अपॉन एक्स क्यूब है ना, इन पे स्क्वायर है तो ये बाहर आ जाएंगे। अंदर क्या बचेगा, देखो इधर से 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस उधर से साइन स्क्वायर थीटा। तो ई आर इज इक्वल्स टू के पी अपॉन एक्स क्यूब इंटू 4 cos स्क्वायर थीटा को ऐसे लिख सकता हूं ना मैं, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, अब मैं लिख सकता हूं 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और साथ में यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर थीटा भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता ही है एक cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। और यही बच्चों आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एनी जनरल पॉइंट। आज हमने 2 टॉपिक कर लिए बच्चों। डायपोल का जो हमारा पार्ट है बस उसमें एक चीज और बची है, जिसमें हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उस पर टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, फिर हमारा डायपोल का पार्ट खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टॉर्क पढ़ेंगे बच्चों। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर तक पढ़ते रहिए और फटाफट याद कर लीजिए।